नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या है। इसको जानने से पहले पहले आपको बताते हैं कि आखिर इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं और किसका पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हम इतिहास को राजा और महाराजाओं का ही पढ़ते हैं। इतिहास हम उन महापुरुषों का भी पढ़ते हैं जिन्होंने मानव की गतिविधियों को प्रभावित किया है। मानव की गतिविधियां कौन कौन सी है? समाज है, राजनैतिक है, धार्मिक है, आर्थिक और वैज्ञानिक सोच। ये 5 मानव की गतिविधियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि हम केवल बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर का इतिहास पढ़ें। हम उन लोगों का, उन महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं जिन्होंने इन 5 गतिविधियों को प्रभावित किया, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो। अब जैसे आधुनिक काल में ही देखते हैं तो आधुनिक काल में हम बहुत से महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। तो इन्होंने, ये कोई राजा नहीं थे, लेकिन हाँ, इन्होंने इन मानव की गतिविधियों को प्रभावित किया, इसीलिए हम इनका भी इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। कि ये मानव की गतिविधियां, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में ये मानव की गतिविधियां, ये 5 गतिविधियां, ये यहाँ से शुरू होती हैं। इन्होंने जीरो से शुरू किया और ये ऐसे गई। इसको इन्होंने इसमें इंक्रीमेंट आया। उसके बाद फिर ये आता है मध्यकाल। प्राचीन काल में इन गतिविधियों सब में विकास हुआ, किसी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मध्यकाल आता है तो यहाँ पे होता है, यहीं पे सामंतवाद का उदय होता है। सामंतवाद का उदय होता है और इसके बाद केवल वो क्या कहते हैं कि केवल कला और संस्कृति कला और संस्कृत क्षेत्र में विकास हो, बाकी सारी गतिविधियां यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गई। ठीक, चाहे वो समाज हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे वैज्ञानिक सोच हो। क्योंकि सामंतवाद में समाज जो है रूढ़ितावादी से ग्रस्त होता गया। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सारी गतिविधि डिक्लाइनेशन आया। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे पुनर्जागरण का शुरुआत होती है, उसके बाद फिर यहाँ से मध्यकाल, आधुनिक काल की शुरुआत, फिर इसके बाद इन सारी गतिविधियों में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा हमारा प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक का सफर। ये आधुनिक काल है। ठीक है। तो मेनली आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मध्यकालीन भारत है क्या और मुस्लिमों ने क्यों आक्रमण किया। क्या कारण था, हम ये देखेंगे कि क्या कारण था कि मध्यकालीन में मुस्लिमों ने सिर्फ भारत पर ही आक्रमण किया। इन्होंने रोम पर नहीं किया, तो हाँ, रोम पर नहीं किया, यूरोप में नहीं किया, दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया। क्या ऐसा रीजन था कि सिर्फ भारत पर ही आक्रमण किए? तो इसको जानने के लिए हम पहले कुछ देखते हैं। ये रहा हमारा भारत। ठीक, ये रोम है और ये तो
जब मौर्य काल खत्म होता है उसके बाद मौर्योत्तर काल शुरू होता है। तो हम मौर्योत्तर काल में एक सिल्क रूट डेवलप होता है, ये रोम से लेके पूरा चाइना तक। और इस समय जो रेशम का व्यापार था बहुत प्रगति पे था। तो भारतीय यहाँ से जाते थे, यहाँ से चाइना जाते थे, यहाँ से रेशम लेते थे, यहाँ से रेशम लिए फिर आके यहाँ पे कपड़े बनाते थे। उसके बाद मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है। तो मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि भारत का व्यापार जो रोम से होता है उस समय बहुत विकसित अवस्था में होता है। तो भारत से रोम तक एक सिल्क रूट डेवलप होता है, वो चाइना से रोम तक। तो भारतवासी जो होते हैं यहाँ से जाते हैं चाइना, यहाँ से रेशम लेते हैं, कपड़े बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर जाके यहाँ रोम में बेचते हैं। तो रोम से उनको बहुत मात्रा में सोने चांदी और धन संपदा प्राप्त होता है, जिससे एक समय ऐसा आता है कि भारत में इतनी ज्यादा संपन्नता हो जाती है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगता है। क्योंकि भारत में उसमें इतना ज्यादा सोने चांदी के धन संपदा थी कि भारत धार्मिक अनुष्ठानों मंदिरों में अपने धर्म के नाम पर खुलकर दान देता था। और दक्षिण भारत के तो कुछ ऐसे मंदिर भी थे जहाँ पे वो लोग बैंकर का काम करते थे। लोग अपना धन ले जाते थे, बैंकों वहाँ मंदिरों के पास रखते थे और उनको ब्याज भी देते थे और उनके धन को सुरक्षित रखते भी थे। कुछ जगह सुना गया है कि उत्तर भारत के भी लोग ले जाके वहां पे दक्षिण भारत के मंदिरों में अपना धन रखते थे, वो एक बैंकिंग का काम करते थे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं आखिर भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ क्यों, कैसे। ये इंडिया है, ये मान लो हो गया। उसके बाद ये अरब देश है। तो अरब देश क्या था, अरब देश पहले बहुत पिछड़ा हुआ देश था, वहां पे चारों तरफ रेगिस्तान था, वो बहुत कम संपन्न देश था और वहां पे बस केवल भेड़ बकरी ऊंट इसी का लोग पालन करते थे और ज्यादा वहां पे मतलब संपन्नता नहीं थी। तो इसी समय यहाँ पे होता है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का जब उदय होता है तो वहां पे एक सेना राज्य बनाया जाता है और राजा बनाया जाता है। उसके बाद सेना बनाई जाती है, उनको ये आदेश दिया जाता है कि एनी हाउ किसी भी कीमत पर इस्लाम धर्म का बड़ी लेवल पे प्रचार करना है। आप कैसे भी करो, जाओ सेना लो और इस्लाम धर्म का प्रचार करो। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो जाती, मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद वहां पे खलीफा का उदय होता है। ठीक है, तो खलीफा का उदय होता है, उसी में से एक खलीफा था अल हज्जाज, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कैसे हुआ भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी। ठीक, ये इंडिया है, ठीक मान लो, और ये है, ये आती है सिंधु नदी और यहीं पे सिंध राज था, जहाँ का यहीं पे एक सिंध राज जहाँ का शासक दाहिर था। ठीक है, और यहाँ से होकर अरब और चाइना के व्यापारी आते जाते थे, मतलब अरब और चाइना के व्यापारी यहाँ से होकर व्यापार करते थे। तो एक बार की बात है कि अरब के कुछ व्यापारियों ने चाइना के जहाज को लूट लिया और वहां से काफी उनका धन संपदा लूट ली। तो इस बात से अल हज्जाज जो था, जो खलीफा था, वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि
क्योंकि ये जो लूटपाट हुई थी ये सिंध क्षेत्र में हुई थी, जहाँ पे राजा दाहिर शासन कर रहा था ये। क्योंकि इसके क्षेत्र में लूट हुई, तो अल हज्जाज ने कहा कि भाई ये तुम्हारे क्षेत्र में लूटपाट हुई है, इसलिए तुमको इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, अर्थात इसको हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन अली हज्जाज के बहुत कहने पर भी दाहिर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसने कुछ भी नहीं दिया, कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद यही जो रीजन था, यही तात्कालिक कारण था जो कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, और उसने कहा अपने मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अल हज्जाज का दामाद था। तो फिर ये 712 ईस्वी में यहाँ पे सिंध पर आक्रमण करता है, और तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण होता है, और यहाँ सिंध की राजधानी थी इसकी राजधानी थी आहिर। सिंध की राजधानी आहिर थी, और इसे रावट का युद्ध कहा जाता है। इसे रावट का युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत इस पे सिंध पर आक्रमण करता है तो राजा दाहिर को पराजित करता है और उसको मार डालता है। उसके बाद फिर यहाँ पूरे सिंध पर अधिकार हो जाता है इसका, मोहम्मद बिन कासिम का। उसके और इसकी राजा दाहिर की दो बेटियां रहती हैं, सूर्या और क्या नाम रहता है, उनको वो बंदी बना के ले जाते हैं वहां अपने यहाँ। रावण के युद्ध में जब दाहिर पराजित हो जाता है और उसको मार देता है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम इनकी दोनों बेटियों को, एक का नाम रहता है सूर्या और दूसरी का भानुमति भानुमति इनको फिर ये लोग वहां ले जाते हैं, अरब ले जाते हैं, और वहां इनको हरम में रखा जाता है। उसके बाद जब इन दोनों को अली हज्जाज के सामने पेश किया जाता है, तो एक कहानी आपको बताते हैं कि जब उसके सामने पेश किया जाता है, ये दोनों अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए कहती हैं कि महाराज मुझे तो आपके सामने जूठन पेश किया जा रहा है, मेरी इज्जत तो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने लूट ली है। तो इससे वो बहुत गुस्सा होता है अली हज्जाज, और वो आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से यहाँ लाया जाए। उसके बाद फिर कहा जाता है कि इसको एक चमड़े में लपेट कर यहाँ से वहां तक ले गए, जिसके कारण इसके दम घुटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर अब आगे हम जानते हैं आखिर इस युद्ध का प्रभाव क्या हुआ। जब सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम अधिकार कर लेता है, तो वहां पे पहला काम यह करता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करता है। इस्लाम धर्म का प्रचार करता है, और ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि वहां पे गैर मुस्लिमों पर, जो गैर मुस्लिम होते हैं, उन पर जजिया कर लगा देता है। और तीसरी बात ये होती है कि अरब में भारत की तर्ज पर अनुवाद विभाग की स्थापना होती है।
और पांचवी बात, चौथी बात यह है कि यहाँ से पंचतंत्र तथा सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक को यहाँ से ले जाते हैं। ठीक। और पांचवी बात यह है कि भारत से गणित तथा ज्योतिष ग्रंथ ले जाते हैं तथा उसको रोम तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया तो भारत की कला और संस्कृतियां में काफी चेंजेस हुए और यहाँ की कला और संस्कृति यूरोप से काफी कुछ मामलों में जुड़ते हुए दिख रहे थे। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अगला आक्रमण है महमूद गजनवी का। अगला जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में ठीक है। इसने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तथा इसका पहला आक्रमण, इसका जो पहला आक्रमण था, इसका पहला आक्रमण पेशावर पर हुआ था। तथा अंतिम आक्रमण इसका देखा जाए तो अंतिम आक्रमण जो था वो जाटों के खिलाफ हुआ था। ठीक है। और इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। ठीक है। महमूद गजनवी ऐसा शासक था जो कि जब वे भारत पर आक्रमण किया था उस समय ये वहां के खलीफा से मतलब कि मान्यता प्राप्त कर रही थी। इसने महमूद गजनवी ने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली थी। प्राप्त की थी। इसका मान्यता प्राप्त करने का मेन उद्देश्य यह था कि इसे मुस्लिमों का समर्थन मिल जाए और बाकी इसका भी तो मेन उद्देश्य यही था कि भारत से अधिक धन संपदा का लूटना और अपने अरब देश ले जाना। बाकी
इनमें से किसी भी शासक का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पे राज्य करें या फिर यहाँ पे रहना। ठीक है। और इसने, ये सबसे फेमस ये है कि ये भारत में मंदिरों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। भारत में मंदिर को तोड़ने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसको बुद्ध सिकन भी कहते हैं।